अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए अब हम नावल का पार्ट नंबर 17 स्टार्ट करते हैं। पापा को तक कह आया था हरीम से शादी का, मगर अंदर जो आग जल रही थी उसको नहीं बुझा पा रहा था। मुराद ने कोसों दूर बहते हुए रावी के किनारे पर गाड़ी खड़ी की थी। वो गाड़ी से उतरकर गीली मट्टी पर नंगे पांव चलता हुआ अपने अंदर की तिशगंडी बजाने की कोशिश कर रहा था, जो कि कम होने के बजाय बढ़ती जा रही थी। क्यों? आहर क्यों? उसे चिल्लाते हुए गिल्ली मिट्टी पर बैठते हुए आसमान की तरफ मुंह करके कहा था। क्यों जला रहे हैं आप मुझे? क्या बिगाड़ा है मैंने? क्यों डाली है मेरे दिल में उसकी मोहब्बत? डाली भी तो छीनना क्यों मुझसे? क्या चाहते हैं तड़प तड़प कर मर जाऊं? उसे चीखते हुए अपने सीने के दर्द को दबाने की कोशिश की थी। मुराद, जाओ कोई ऐसा नशा लाओ कि मैं दुनिया भूल जाऊं, उसे मुराद को हुक्म दिया था। छोटे मलक साहब घर चले, आपकी तबीयत। मुराद दफा हो जाओ, जाओ। वो गुस्से से चीहा था। मैं तुम्हें भूलना चाहता हूँ अब। मैं उस रात को भूलना चाहता हूँ अब, जिस रात तो मेरी सांसों पे से ज्यादा करीब थे। उसे शिद्दत से आंखें बांध के थे। क्यों ला रहे हैं अपने साथ आप? उसके पास किसी लड़की की आवाज गूंजे थी। मैं नहीं जानता, मगर मैं इतना जानता हूँ कि मेरी हसीसियात मफलूज होती जा रही है। मैं उसके बगैर इस दुनिया को नहीं देखना चाहता, मुझे वो चाहिए। उसे इस मासूम लड़की की तरफ देखते हुए कहा था, जो चश्मा लगाए, पोनी टेल बनाए, शलवार सूट पहने, उसके करीब घुटनों के बल बैठी उसके दर्द में उसे तसल्लियां देने की कोशिश कर रहे थे। खुद से लड़ेंगे तो टकरा टकरा कर थक जाएंगे, जैसे दीवार के साथ या पत्थरों के साथ इंसान साथ टकराते थकता है। वहां से क्यों नहीं मांगते जब कुन की मोहरें लगाता है? उसने उसकी नम आंखों में देते हुए कहा था। कौन लगाता है? उसने बेबसी से पूछा था। कभी दिल के बनाने वाले के ताबे होकर इस दिल को दरकाना सीखे। जिस दिल पर इस हाकम की हुकूमत है, उसी के रहे तो वो सब कुछ लुटा देता है। पहली मोहब्बत तो इस दिल में उस कुन कहने वाले की होनी चाहिए ना, फिर किसी जी रूह की। आपकी मोहब्बत इतदाल का शिकार है, उसके बारे में सोचेगा। उसने अपना मोटा मोटा ग्लासेस वाला चश्मा सही करते उसके पास से उठते हुए कहा था। कौन हो तुम? अजहार ने पूछा था। समन गुफार, उसने पलट कर मुस्कुराते हुए कहा था, और पलक झपकते हुए उसका वजूद गायब हुआ था। वो बस हयोला था खुदा की तरफ से, शायद अजहार को समझाने का। छोटे मलक साहब, उसने विस्की का गिलास अजहार की तरफ बढ़ाते हुए कहा था। बोतल दो यार। उसने उसके हाथ से बोतल खींची थी और आंखें बंद करके इस नापाक महलूल को अपने अंदर अंडेरने लगा था। एक, दो, तीन, चार। चार बोतलें वो खत्म कर चुका था, फिर भी उसे नशा नहीं हुआ था। वो दुनिया बुलाने में नाकाम हुआ था। मुराद, ये कौन कहता है? उसने नशे वाली आवाज में पूछा था। वो जो 7 जहानों का रब है, छोटे मलक जी। उसे अजान को संभालते हुए कहा था। वो जारा को दे देगा ना मुझे? वो उठा था और फिर गिरा था। माँ का तो देखिए, जरूर देगा। उसने उसे उठाते हुए कहा था। नहीं देगा यार। वो कहती थी कि वो दुआ मांगेगी, वो मुझे कभी ना मिले। वो लड़की साहब के मामले में रहम दिल है, तो मेरे मामले में सहद दिल क्यों है? मुराद, तुम तुम कहो उसे जाकर। वो वो यहाँ रहती है। अजान हयात मलक के दिल की हुक्मरान है। वो रगों में बसती है। वो जिंदगी है। उसने अपने सीने पर और फिर नब्ज पर हाथ रखते हुए कहा था, उसको उठाकर गाड़ी की तरफ लेकर जा रहा था। मैं थक गया हूँ मुराद, अब उसका दर्द मुझे थका रहा है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। जिंदगी अभी बहुत बड़ी है छोटे मलक साहब, रास्ते निकलेंगे और बहुत सारे दरवाजे भी खुल जाएंगे वक्त के साथ साथ। देखना, मेरा दिल कहता है आपको मंजिलें भी मिलेंगी और मुझसे भी होंगे। और ये जो इश्क का ठाटे माटा समंदर आपके अंदर समंदर है ना, उसकी दास्तां भी मुकम्मल होगी। और आपकी और छोटी मालकानी के मिलने की दुआएं भी कबूल होंगी। वो सब मिलेगा जिसका आप सोच भी नहीं सकते। इतना लंबा सफर कर यहाँ तक पहुंच गए हैं, तो थोड़ा और सब्र तहम्मुल से काम ले। इस फैसले को राह पर छोड़ दें, कुछ भी बेमकसद नहीं होगा। इसका सिला जरूर मिलेगा, और इस तरह का मिलेगा कि रब भी राजी होगा और आप भी राजी हो जाएंगे। उसने कहते हुए उसे गाड़ी में बैठाते हुए कहा था। वो बुखार से तप रहा था। तुम तुम क्या तुम ठीक कह रही हो? क्या तुम मुझे जारा के पास लेकर जा रही हो? उसने गाड़ी में बैठते हुए कहा था। जी छोटे मलक साहब। मुराद की आंखें आंसू से भरी थी अजान की हालत देखकर। मुराद, मुझे घर ना लेकर जाना, मुझे फार्म हाउस ले जाओ। वहां यादें हैं मेरी जारा की, वहां ही तो मेरी सांसें अटकी हैं। वह नशे में होकर भी नशे में नहीं था। जी छोटे मलक साहब। उसे गाड़ी फार्म हाउस की तरफ मोड़ दी थी। वो नाप पाक महलूल भी उसे जारा को बुलाने नहीं दे रहा था, और तो उसकी यादें अब और ज्यादा हावी होने लगी थी उस पर। मुराद उसे फार्म हाउस के अंदर लेकर आया था। उसके कमरे में मुराद ने उसे बेड पर लेटाया था। छोटे मलक साहब, अब आराम करें, उसके ऊपर कंफर्टर देते हुए कहा था।
نہیں چاہیے یہ، وہ کہہ رہا ہوں نا، وہ چاہیے، ادھر چاہیے۔ اسے دل پر ہاتھ رکھ کر کہا تھا ادھر چاہیے۔ اسے دونوں بازو کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا ادھر چاہیے۔ اسے دماغ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا ہاں ہاں مراد، وہ مجھے یاد آیا، وہ جو حق نواز اور فقیرہ ہے نا، انہوں نے اغوا کیا ہوگا میری زارا کو۔ جاؤ انہیں بلا کر لاؤ، وہ لائیں گے میری زارا کو، جاؤ تم جاؤ۔ وہ شروع میں نرم لہجہ رکھتے ہوئے آڑ میں چلایا تھا، وہ کیسے بگا سکتے ہیں چھوٹے ملک صاحب مالکانی جی کو، وہ تو خود اس دن سے قید میں ہے۔ مراد کو کچھ شک نہیں ہوا تھا کہ ان قریب اس کے چھوٹے ملک صاحب کو اگر زارا نہ ملی تو وہ پاگل ہو جائے گا۔ تم جاؤ، بلاؤ انہیں، حق نواز بلا دے گا اسے، وہ آ جائے گی۔ وہ نا حق نواز اور فقیرہ جو ہے نا، انہوں نے میری زارا دریت کو بیٹی بنایا تھا، تو وہ تو ان کی بات ضرور مانے گی۔ وہ اپنے اذان کے پاس دوڑی ہوئی آئے گی اور پھر میرے دل پر ہاتھ رکھے گی اور پھر میں مر جاؤں گا اس سکون سے۔ اذان نے بیٹھ پر آڑا تیچا لیٹے ہوئے مراد کو حکم دیا تھا، مگر چھوٹے ملک صاحب جاؤ مراد جاؤ، کیوں مجھے تڑپا رہی ہو؟ ان کے کہنے پر وہ آ جائے گی، تم اپنے چھوٹے ملک کو اس کی دید کیے بغیر مرنے دو گے؟ اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ اللہ نہ کرے، حیاتیاں مانو آپ، میرا سونا رب آپ کو ہر خوشی دے۔ مراد اس کے دل کو دبا دی تھی اور بھائی کی طرف قدم بڑھائے تھے۔ یہ کیا ہوا ہے چھوٹے ملک صاحب آپ کو؟ حق نواز سے آگے بڑھ کر اس کے بیڈ سے نیچے لٹکتے ہوئے ہاتھ کو اٹھا کر اوپر کیا تھا۔ مجھے معاف کر دو حق نواز، فقیرہ، میں نے بہت ظلم کیا تم دونوں پر۔ تم ایسا کرو، تم زارا سے کو واپس آ جائے، وہ نہ تم دونوں کی بات مانتی ہے، وہ تم دونوں کو ماں باپ مانتی ہے۔ تم دونوں کہو گے اذان حیات ملک کا غرور حاک ہو گیا، اس کا ظلم پاش پاش ہو گیا، وہ تڑپ رہا ہے، اس کی زندگی کا چراغ مہدوم ہو رہا ہے، وہ لوٹ آئے، ایک بار بس اپنا چہرہ دکھا دے، اس کے بعد موت بھی قبول ہے۔ کہتے اس نے بیٹھ پر ہی الٹی کر دی تھی۔ نہ چھوٹے ملک صاحب ایسے مات کے، میں لاؤں گا زارا دی کو آپ کے پاس، آپ تو وڈے شیر ہیں، گبرو جوان، آپ کو رب حیاتی دے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مراد نے حق نواز کی طرف ٹیشو باکس بڑھایا تھا، جسے حق نواز سے لیتے ہوئے اس کا منہ صاف کرتے ہوئے کہا تھا یہ کیا ہو گیا حق نواز چھوٹے ملک صاحب کو، ہمارے پتر کو؟ یہ تو وہ ہے ہی نہیں، فقیرہ نے روتے ہوئے کہا تھا۔ او جلیے، ڈونگی سٹ لگ جاوے تے بندہ رول دیتی ہے، لگ تو کک کر دیتی ہے۔ کدے سنیا ہی عشق ہوئے تے رولے نہ، وہ اب اس کی قمیض اتارا تھا۔ اے ویکھتے صحیح مراد دے کتنی وڈے وڈے چھالے نے پیراں وچ، ماں صدقے جاوے کنے کا درد برداشت کر لیا اے میرے لاڈلے چھوٹے ملک صاحب نے۔ فقیرہ نے اپنے دوپٹے سے اذان کے پاؤں کے تلوں کو صاف کرتے ہوئے کہا تھا بڑی وڈی پی کٹ کے آئے ہیں چھوٹے ملک صاحب، ہوڑے کتنے امتحان اور باقی ہے، ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں۔ مراد نے نم آنکھوں سے پوچھتے ہوئے کہا تھا زارا آ جاؤ۔ وہ نیم بے ہوشی میں بڑبڑا رہا تھا، الٹیاں کر کے آدھ منہ ہو گیا تھا۔ روح پاک ہوئی تھی تو اس نے کہاں برداشت کرنا تھا کوئی بھی حرام مشروب اپنے اندر تحلیل ہوتا۔ روح کا پاک ہونا بھی کسی کسی کو نصیب ہوتا ہے، ہر کسی کو نہیں، اور جب روح پاک ہو جائے تو پھر کب کسی غلط فعل کو اپنے ارد گرد برداشت کرتی ہے، کب کسی حرام چیز کو تحلیل کرتی ہے اپنے اندر، وہ لکنت کا شکار ہو جاتی ہے۔ بالکل ویسے ہی جیسے ہم قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہوں اور کوئی غلط لفظ پا لیں تو زبان لکنت کا شکار ہو جاتی ہے، ہم وہی اٹک جاتے ہیں، جب تک وہ لفظ ٹھیک طرح سے ادا نہ کالے ہم آگے نہیں بڑھ پاتے۔ بالکل ویسے ہی ہماری روح اگر پاک ہو تو وہ بھی سگنلز دے دیتی ہے حرام حلال کے، اور پھر وہ کسی صورت برداشت نہیں کرتی ان حرافات کو اپنے ارد گرد بھی، جب تک اس کو آگاہی کا نور ملتا رہتا ہے، اور آگاہی کا نور وراثت میں نہیں ملتا، اس کے لیے ہلکان ہونا پڑتا ہے، اس مزدور کی طرح جو دن رات ہاتھوں کی مہارت سے تنکا خود کی جان ہلکان کر کے حلال رزق کے نوالے سے پیٹ کو سیراب کرتا ہے اور شکم سیر ہو کر سوتا ہے۔ اسی طرح آگاہی کے نور سے ہم اپنی روح کو سیراب کرتے ہیں، اور پھر روح شکم سیر ہو کر اپنی پرواز کے وقت رب کے حضور حاضر ہونے سے شرمسار نہیں ہوتی۔ دنیا کا کوئی بھی نشہ محبوب کے نشے سے زیادہ جان لیوا نہیں ہوتا، اور بات جب روح یار کی ہو تو سکون رگوں میں سرایت کرتا ہے، اور وہ سکون ٹھنڈا میٹھا نہیں ہوتا، وہ سکون شبنمی لہر کی طرح ہوتا ہے، جس کا احساس صرف عشق والے سمجھ سکتے ہیں۔ ہر کسی کے پاس کی بات تھوڑی ہے، وہ بھی اس گندے نشے کے باعث نہیں بلکہ اپنی جان لبوں پر آنے کی وجہ سے نیم بے ہوشی میں جا رہا تھا۔ اس میں اب خود کو مزید ہلکان اور مرنے کی ہمت نہیں رہے تھے۔ حق نواز نے اس کے کپڑے بدلوائے تھے، فقیرہ باؤل میں پانی لائے تھی اور گلے ٹاول اس کے گردن اور منہ کے ایک ایک نس کو صاف کرتے اور روتے جا رہے تھے، کبھی ہاتھوں پر گیلا کپڑا مار کر صاف کرتی اور کبھی پاؤں پر مار کر صاف کرتے۔ حق نواز اور اس کا سر گود میں لیے ہلکا ہلکا دوبارہ تھا، مراد ٹانگے دوبارہ تھا، اسے دو گھڑی سکون آئے اور سو جائے۔
फकीरा पास बैठी कभी दरूद तंजीना पढ़कर उसकी मुश्किल हल करने की दुआ करती और कभी सूरत रहमान पढ़कर और कभी आयतल कुर्सी पढ़कर उस पर फूंके मारती। अगर इस सब के बावजूद उसकी रूह में हल था जिसे अब बेशक वो खुद ही बढ़ सकता था। मैंने ही तुझे कहा था जरा दी के जा, चली जा इधर से दूर, पर अब मैं तेरे आगे हाथ जोड़कर कहूंगी कि मेरे छोटे मुल्ला साहब से दूर मत जा दिए। मेरे को बहुत तकलीफ हो रही है उनको तरफ देकर, मेरे सोने रब मिलवा देना दोनों की रूह को। फकीरा ने दिल से दुआ की थी। वो हर 5 मिनट बाद ही हालते गुंदगी में से पुकारता था और हर अगले 5 सेकंड में उसका वजूद पूरी तरह से कांपता था। उसकी तकलीफ बढ़ती जा रही थी और महरब मैसर नहीं था। कैसी तबीयत है अब तुम्हारी? पीस और डॉक्टर्स के सामने बैठे पूछ रहे थे। मैं तब काफी बेहतर हूँ, ज़ारा ने बहुत हया रखा मेरा। मुझे लगता है अब मुझे अपने अपार्टमेंट चले जाना चाहिए, उसने बीन्स की तरह देते हुए कहा था। हाँ बिल्कुल, हम तुम्हें लेने ही आया और मैं चाह रही थी तुम एक बार हॉस्पिटल भी चेक करवा लो अपने जाम को, बीन्स ने कहा था। हाँ ठीक है, नशा ने बीन्स की बात पर हामी भर दी। मैं तो चाह रही थी तुम कुछ दिन इधर ही रुक जाती, ज़ारा ने कहा। नहीं, अब मैं काफी बेहतर हूँ ज़ारा, और वैसे भी मुझे थोड़ा दूर जाना है, साथ वाले अपार्टमेंट तो मेरा है, जब तुम्हारी जरूरत होगी पिलवा लोगे, उसने मुस्कुराते हुए कहा था। मेरा क्या होगा, मुझे क्यूट गर्ल में अमल मिले थे और अब ये भी जा रही है, अलिया ने अफसुदा होते हुए कहा था। अमल कौन? नशा अमल का नाम सुनकर ठड़के थे। कोई नहीं, वो बस अलिया की फ्रेंड है। अलिया तुम्हारे लिए पैटर पेन गिफ्ट रखकर गया तुम्हारे कमरे में, जाओ देखो जाकर, ज़ारा ने बात संभालते हुए कहा था। और अलिया बात हुई रूम की तरफ बढ़ दी। वो किसी को भी यहाँ अपने पर गुजरी हुई दास्तान अपने रिश्तों के बारे में नहीं बताना चाहती थी। वो सबको खुद से भी छुपा कर रखना चाहती थी, इसलिए उसने बात बदल दी। ओह अच्छा, वैसे मेरी भाभी है, उनका नाम ही अमल है। एक नाम की हजारों लड़कियां होती हैं इस दुनिया में, नशा ने हंसते हुए कहा था। वैसे ज़ारा मेरी भाभी साहब की शक्ल काफी मिलती है। बड़ी मामा बताती हैं कि एक शक्ल के 7 इंसान होते हैं दुनिया में, उसने अपनी आंखों को फैलाते हुए कहा था। और ज़ारा एक बार फिर उसकी आंखों पर ठड़की थी। मैं तो गार्ड से दुआ करूंगा तुम्हारी शक्ल की एक ही महलूक हो, वरना तुम जैसे 7 और देखा तो दुनिया से दफा होने का दिल करेगा, डाल्टन ने बत्ती से निकालते हुए कहा था। बताओ तुम्हें मैं गधे डाल्टन माइकल, उसने उसकी तरफ क्वेश्चन उछाल रहा था जिसे डाल्टन ने बड़ी महारत से कैच कर लिया था। बहुत शुक्रिया, तुमने इतनी मदद की ज़ारा, वो आप बीन्स का सरा लिए बाहर की तरफ जाते हुए कह दे। कोई बात नहीं है नचा, जैसे मेरे लिए अलिया है वैसे तुम अपना ख्याल रखना, कुछ भी चाहिए हो तो मुझे लाजमी बताना, और खाना वाना बनाने की जरूरत नहीं है, मैं दे जाया करूंगी, उसके गाल को चुमते हुए कहा था। बहुत शुक्रिया, रियली यू आर सो स्वीट। अगर मेरे लुम्बड़ भाई ने अपने लिए लड़की ना पसंद की होती तो मैं जरूर तुम्हें भाभी बनाती है। सुभान तो घर पर है नहीं, तो आप उन्हें भी मेरा थैंक्स बोला। आप आओ ना, मैं आपको अपना अपार्टमेंट दिखाऊंगी, उसने उसके गाल को चूमते हुए कहा था। नहीं, मैं खाना बनाकर लगाऊंगी चक्कर, सुभान भाई आ जाएंगे तो अलिया के साथ आऊंगे, उसने मुस्कुराते हुए कहा था। और पेरेंट्स के गले मिले थे। ओके बाय एंड अगेन थैंक यू, डैटर ने भी मुस्कुराते हुए उसका शुक्रिया अदा किया था। और फिर वो नशा को लेकर उसके अपार्टमेंट में आ गए थे। अरहान अमल को रूम में छोड़कर मेरे रूम में पहुंचो, कबीर मलक ने अरहान को हुक्म दिया था। अपने कमरे की तरफ चले गए थे। हयात मलक ने नफरत से अमल की तरफ देखा था और फिर आगे का कोई भी लाले अमल सोचकर दिल से मुस्कुराए थे। तुम बैठो और प्लीज रोना बंद करो, मैं पापा की बात सुनकर आता हूँ और सामान भी भिजवाता हूँ कमरे में, वो अमल को नरम लहजे में कहता और बाहर चला गया था। वो बेड पर बैठी रो रही थी। आज से पहले कभी उसकी इतनी तसल्ली नहीं हुई थी। फिर रोते रोते उसके लबों पर मुस्कुराहट आए थे। अजान भाई, उसने जरे लब सरगोशी की थी। देखा अमल, मैंने कहा था ना, सादगी दिल से की गई नेकी कभी रायगा नहीं जाती, और गफूर दरगुजर तो मेरे नमी की सफात में से एक है। फिर इस सिफत को अपनाने से क्यों ना सिला मिलता। उसे अपने सामने सोफा पर बैठे हुए दुरेज साहब मुस्कुराते हुए नजर आए थे। बाबा, वो दीवाना वार सोफे की तरफ भागे थे, मगर वहां तो कोई नहीं था। वह वहीं पर बैठ कर रोने लगी थी जब हल्की सी दरवाजे पर दस्तक देती ताशा बेगम अंदर दाल हुई थी। उसे सर उठाकर नहीं देखा था। वो जानती थी कि अरहान होगा और इस टाइम वो उसकी शक्ल नहीं देखना चाहती थी। ये सब उसी की वजह से तो हो रहा था। वो आहिस्ता आहिस्ता चलती उसके पास आई थी और फिर उसके सर पर हाथ रखा था। उसे सर ऊपर उठाकर देखा था। आओ, यहाँ आओ मेरे पास, उन्होंने उसके पास से पकड़कर उठाते हुए कहा था। वो फिर उसके साथ चलती हुई बेड तक आई थी। उसे बेड पर बिठाकर खुद भी उसके पास आकर बैठे थे। क्या बहुत बुरा लगा सबका बिहेवियर, उन्हें हाथ पर आकर उसके बहते हुए आंसू साफ किए थे। नहीं, आप सब लोग अपनी जगह पर शायद ठीक है, मुझे बस बुरा लगा तो वो जो उन्होंने हमारे खानदान को खून की गाली दी, वो सामने दीवार पर देते हुए कह रही थी। अमल,
मैं माफी मांगती हूँ उनकी तरफ से, उन्होंने नरम लहजे में कहा था। क्या फायदा माफी मांगने से? जो मेरा दिल दुखा है ना, जो मुझे हर्ट हुआ है ना, वो सब ठीक हो जाएगा। आप फिक्र ना करें, मैं बहुत जल्द यहाँ से। सोचना भी मत, अरहान कभी भी ऐसा होने नहीं देगा। मैं जानती हूँ अपने दोनों बेटों को, जो चीज पसंद आ जाए उसे फिर किनारा कशी नहीं करते। और फिर तुम तो उसकी मोहब्बत हो। उन्होंने उसके सर पर हाथ रखते हुए कहा था। मैं जानती हूँ मेरा लहजा भी बहुत तला था, मगर मुझे दुख हुआ था कि उसने इतना बड़ा फैसला अपनी बड़ी मामा को बताए बगैर कर लिया। मुझे एक बार बताता तो मैं खुद बड़े लाडू से और चाव से लेकर आती इतनी खूबसूरत गुड़िया को अपने घर। उन्होंने उसके माथे पर बोसा दिया था। फैसला देने का इख्तियार देते ही कब है आपके बेटे? उसकी आंखों से मोती गिरे थे, अपने नकाह का याद करके जिन हालात में हुआ था। जो भी हुआ है अमल, अब वो तुम्हारा शोहर है बेटा। जिन हालात में भी ये सब हुआ है, अब तुम लोगों को इन हालात को खुद ही नॉर्मल करना है। जैसे मैं अरहान की बड़ी मामा हूँ, वैसे ही तुम्हारी। कभी ने तुम्हें कोई भी सवाल पूछे बगैर खुले दिल से कबूल किया, क्योंकि वो रिश्तों में कभी भी जबरदस्ती का काहे नहीं रहा, और ना ही उसे ये स्टेटस और ये आले ओहदे कभी अट्रैक्ट किया। मगर हयात की आदत और नेचर उससे बहुत अलग है। तुम्हें बस उनके पसंद नापसंद का ख्याल रखना होगा। बाकी तुम्हारी बड़ी मामा हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी। अब कोई भी परेशानी हो मुझे बता सकती हो तुम। उन्हें बड़ी नरमी से उसे समझाते हुए कहा था। जी, वो बस इतना कह पाई। ये तुम्हारी सास के कंगन ये तुम्हारी सास के कंगन है, तो ये तुम्हारी अमानत है, उसे हमेशा पहने रखना। उन्होंने उसके दोनों बाजू में एक एक कंगन पहनाते हुए कहा था। माशाल्लाह, खुश रहो हमेशा। स्किना के हाथ सामान भिजवाती हूँ, नहाकर चेंज कर लो। अरहान के वलीमे के साथ ही तुम्हारा वलीमा भी अरेंज करवाती हूँ। यह भी अच्छा हुआ, अब अपने भाई की दुल्हन के लिए तुम खुद ही शॉपिंग करना, नशा की कमी भी पूरी हो जाएगी। उन्हें मुस्कुराते हुए कहा था और फिर बाहर की तरफ बढ़ थे। बड़ी मामा, वो जब बाहर की तरफ बढ़ी थी तो उसने पीछे से उन्हें पुकारा था। थैंक यू इतना प्यारा भाई देने के लिए। मेरा कोई भाई नहीं था, मगर अब लगता है अल्लाह ने इसलिए नहीं दिया था कि उसने शायद इस मोड़ पर आपके जरिए मिलना था। उसने अपने आंसू साफ करते हुए कहा था। खुश रहो, जीती रहो, आबाद रहो। ताजा बेगम ने आगे बढ़कर उसकी पेशानी चूमी थी और फिर वहां से चले गए थे। उसे बैठ पर बैठ कर लंबा सांस खींचा था। ये मैं क्या करती फिर रही हूँ? अगर मैं इन सब की मोहब्बतों को दिल में बिठा लूंगी तो मेरा यहाँ से जाना मुश्किल हो जाएगा। मैं सनान के पास कैसे जाऊंगी फिर? अब मगर है, मैं सनान के पास जाकर भी इन सब को नहीं छोड़ूंगी। ये मेरी बड़ी मामा और आसान मेरा भाई हमेशा रहेगा। वो अभी ये सोच रही थी कि उसके मोबाइल पर बजती हुई बेल ने उसकी सोचों को अपनी तरफ खींचा था। हेलो, उसने कॉल रिसीव की थी। अमल, कहाँ हो तुम? तुम्हें पता है कितना परेशान हूँ मैं? तुम्हारा नंबर भी बंद जा रहा था। सनान ने परेशान लहजे में कहा था। मैंने खुद नंबर बंद किया था सनान, मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने तुमसे बेवफाई नहीं की, मैं तुम्हारी मोहब्बत को संभाल ना सके। उससे रोते हुए कहा था। मुझे सब मालूम हो गया अमल, मैं जानता तुमने किन हालात में मजबूर होकर वो नकाह किया। मैं इस नकाह को नहीं मानता। तुम मेरी थी और हमेशा रहोगे। मैं तुम्हें सबसे नकाह का बहुत दूर ले जाऊंगा। उसे उससे ट्रैप किया था। मैं खुद भी यहाँ पर नहीं रहना चाहती, मुझे प्लीज ले जाओ सनान। तुम्हारी मोहब्बत के बगैर मैं कुछ भी नहीं हूँ। उसे मिन्नत किए थे। बहुत जल्द निकलवाऊंगा मैं तुम्हें इस अजाब से। फिर हम एक नई जिंदगी का आगाज करेंगे, जहाँ मैं और तुम होंगे और हमारे हवा और ढेर सारी खुशियाँ। सना ने उसे सबस बाग दिखाया था। सच्ची? तुम सच कह रहे हो? तुम दोगे मेरा साथ? उसने तस्दीक चाहिए थे। बिल्कुल दूंगा तुम्हारा साथ। बस रहान को ना पता लगना देना कि तुम्हारी मुझसे बात होती है। बाकी तुम मुझ पर छोड़ो। रखता हूँ फोन। फिर जब अरहान तुम्हारे आसपास ना हो तो मुझे मैसेज करना, मैं कॉल करूंगा तुम्हें। ठीक है, समझ गई हूँ ना तुम? उसने तस्दीक की थी। हाँ ठीक है, ओके बाय। उसने कहते हुए फोन पैर पर रखा था। खुशी उसके अंग अंग से झलक रहे थे। थोड़ी देर पहले बहने वाले आंसू कहीं दूर जा सोए थे। काश सारा तुम यहाँ होती तो मैं तुम्हें बताती कि इस सब के बावजूद भी सनान मुझे अपनाना चाहता है। तुमने हमेशा उसकी मोहब्बत पर शक किया, मगर देखो कितनी पाक है उसकी मोहब्बत। वो खुश होते हुए उससे ही हम कलामी करती है। मोहब्बत मोहब्बत तो कोई तुमसे भी बहुत करता है। नहीं, वो तो इश्क है सारा, मगर तुम नहीं समझोगी इस मोहब्बत को। आम हालात होते तो मैं शायद तुम्हें किसी भी तरह से उसके लिए कन्वेंस कर लेती, मगर अब जबकि वो तुम्हारे साथ इतना कुछ बुरा कर गए हैं तो तुम कभी भी उनको नहीं अपनाओगे। उसे दुख से कहते दोबारा मोबाइल पकड़ा था और भी पता नहीं उसे क्या सूझी कि उसने आसान की बनाई हुई वीडियोस और तस्वीरें सारा के नंबर पर सेंड कर दी थी, और ऐसा उसे लाशोरी तौर पर किया था। मोबाइल हाथ में पकड़े वो अपनी सोचों में गुम थी जब अरहान अंदर आया था। बड़ी मामा बता रही थी कि वो तुमसे मिलकर गई है। देखो अमल, हालात नॉर्मल हो जाएंगे, तुम बस हिम्मत मत हारना। उसके पास बैठते उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा था। और रही बात बड़े पापा की, तो वो भी वक्त के साथ साथ ठीक हो जाएंगे, आई प्रॉमिस। उसे उसकी नाक के साथ नाक जोड़ते हुए कहा था
उसके सांसों को अपने नथनों में घुसता हुआ महसूस करती हुए अपना हाथ छुड़वाकर उससे दूर हुए थे। कितनी बार समझाऊं खुद को दूर मत किया करो मुझसे, तुम्हें समझ क्यों नहीं आती? मसला क्या है तुम्हारा? उसको खुद का उसका दूर जाना गुस्सा दिला गया था। मेरे साथ ये छिछोड़ी हरकतें मत किया करो, उसके पास से उठते हुए कहा था। ये छिछोड़ी हरकतें हैं, शोहर हूं तुम्हारा, हक है तुम पर। उसने उसे क्लास से पकड़कर दोबारा अपने पास बिठाते हुए कहा था। जबरदस्ती के शोहर हो तुम बास। उसने नफरत से कहा था। चलो शोहर तो मानते हो ना, जबरदस्ती का ऐसे। उसे उसकी कलाई नहीं छोड़ते, तुम जो करते फिर रहे हो ना उसमें मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं। उसने कलाई छुड़वाते हुए कहा था। तुम इंटरेस्ट पैदा करो, मैं ये सब तुम्हारे लिए ही तो कर रहा हूँ। उसे उसकी तरफ देखते हुए घुराते हुए कहा था। मत करो, मैं तुम्हारे पाँव नहीं पा रही कि जी प्लीज डियर अरहान कबीर मलब, मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगी, तो मेरे लिए ये सब करो। उसने एक एक लफ्ज छुपाते हुए कहा था। तुम नहीं मर रही ना तो ना मरो, मगर एक बात अपने ये हाल तमाम में बिठा लो अमल अरहान कबीर मलब। अरहान कबीर मलब तुम्हारा मरता था, है और रहेगा, तो बदला खुद के एटीट्यूड को, जिसकी मुझे जरा बराबर परवाह नहीं है। उसे उसकी आंखों में देखते हुए कहा जा। नहीं बदल रही, सुना तुमने? उसने भी दो बदो जवाब दिया था। नो आर्गूमेंट, नाउ आई वांट अनार जूस। उसने उसको बराबर गिराते हुए कहा था और फिर उसके लबों पर झुका था। अरहान मेरे करीब आए तो मैं तुम्हारा सर। उसके लफ्ज उसके मुंह में ही रह गए थे जब उसके लबों पर दस्तरस हासिल कर चुका था और वो खुद को छुड़वाते हुए अपना आप हल्कान कर रहे थे। कितनी देर उसके सांसों को अपनी सांसों में उलझाए हुए रखने के बाद उसने उसे अपनी गिफ्ट से आजादी दिए थे। यम। उसे उसके कान के लोगों को चुमते उसके कान के पास सरगोशी की थी। बड़ी मामा कह रही थी कि उन्हें ट्विंस पोते चाहिए, ऐसे इश्तनाम बरतोगी तो कैसे उनकी ख्वाहिश पूरी कर सकूंगा? उसके गर्दन पर लब रखते हुए कह रहा था अब, और वो आंसू बहा रही थी, हिचकियों से रो रही थी और सांस ऐसे चल रहा था जैसे किसी मैराथन रेस में हिस्सा लेकर आई हो। अभी मोहब्बत नहीं है तो सांसों का ये हाल है, जब हो जाएगी तो तुम तो पूर पोर मेरी मोहब्बत के नशे में डूबोगे। उसे उसके आंसू को लबों से चूमते हुए कहा था। मैं अब इस रिश्ते का जल्द बाकायदा आगाज करना चाहता हूँ अमल, खुद को तैयार कर लो। ये रोकर मुझे इस बात का एहसास मत दिलाओ कि मैं तुम पर जबरदस्ती कर रहा हूँ। उसे उठाकर बिठाते हुए उसने कहा था और वो रोते हुए उसे दिखा देकर बाथरूम में घुसे थे।